नमस्कार। देखिए, राजनीति में ना अपने विरोधी को जानना सिर्फ उसका नाम जानना काफ़ी नहीं होता। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे किसी भी कॉम्पिटिटर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी होती है उसे एक सॉलिड एक जीत की रणनीति में बदला जा सकता है। तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत से शुरू करते हैं जो आज भी एकदम सटीक बैठती है। अगर आप दुश्मन और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं है। और सच कहा जाए तो यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सार है। खास तौर पर जो लोकल पॉलिटिक्स होती है ना, वहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम किसी को जानते हैं क्योंकि हम उनके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन किसी को सोशली जानना और किसी को एक रणनीतिकार के तौर पर समझना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसी फर्क को थोड़ा और समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये जान पहचान वाले भ्रम को तोड़ेंगे, फिर एक प्रॉपर 3 स्टेप रिसर्च फ्रेमवर्क देखेंगे। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी प्रतिद्वंदी के सेकंड इन कमांड को पहचानना इतना ज़रूरी क्यों होता है। और आखिर में हम एक ऐसी इंटेलिजेंस साइकिल की बात करेंगे जो हमेशा आपको गेम में आगे रखती है। तो ठीक है, अब आते हैं अपने पहले कोर कॉन्सेप्ट पर। ये जो एनालिसिस है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, गांव की चौपाल वाली गपशप से तो बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक सिस्टमैटिक, एक ठोस 3 स्टेप रिसर्च फ्रेमवर्क से। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो इस फ्रेमवर्क में ना मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। पहला, बायोग्राफिकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब उनका पूरा कच्चा चिट्ठा। दूसरा, उनका सपोर्ट बेस कहाँ कहाँ है, उसकी मैपिंग। और तीसरा, उनकी हर टैक्टिकल चाल पर नजर रखना। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है ना, तब जाकर एक पूरी क्लियर पिक्चर सामने आती है। तो पहला स्टेप क्या है? समझिए कि हम उनकी एक तरह से पूरी कुंडली बना रहे हैं। उनकी उम्र क्या है, क्या काम करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पिछले इलेक्शंस में परफॉर्मेंस कैसी रही, कितना वोट मिला था। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लोकल ब्यूरोक्रेसी में, मतलब सरकारी अफसरों में उनके कौन कौन से रिश्तेदार हैं। ये जानकारी हमें उनके असली रिसोर्स और उनकी असली ताकत का अंदाज़ा देती है। अब आता है स्टेप नंबर 2, सपोर्ट बेस मैपिंग। मतलब हम ये पता लगाते हैं कि उनका असली गढ़ कौन सा है, कौन सी कम्युनिटी या जाति उनका नेचुरल सपोर्टर है और कहां पर उनकी पकड़ कमजोर है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी पता चलता है कि कहां अटैक करना है और कहां डिफेंड। और फिर आता है तीसरा और सबसे एक्टिव स्टेप, टैक्टिकल मॉनिटरिंग। इसे आप एक तरह की जासूसी ही समझ सकते हैं। उनकी पब्लिक रैलियों पर नजर रखना, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो देखना, वो वादे क्या कर रहे हैं ये सब ट्रैक करना। इससे उनकी करंट स्ट्रैटेजी का पता चलता है कि भाई वो खुद को एक तजुर्बेकार बुजुर्ग की तरह दिखा रहे हैं या एक मॉडर्न रिफॉर्मर की तरह। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं। देखिए, लड़ाई कभी भी सिर्फ मेन कैंडिडेट से नहीं होती, उसके पीछे एक छिपा हुआ पावर सेंटर भी होता है। राजनीति में इसे सेकंड फिडल कहते हैं और इस इंसान को पहचानना शायद सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो ये सेकंड फिडल होता कौन है? ये वो खास लेफ्टिनेंट या कह लीजिए एनफोर्सर होता है जो कैंडिडेट के लिए सारे मुश्किल और कभी-कभी गलत काम भी करता है। किसी से भिड़ना हो, किसी पर दबाव डालना हो या कोई अफवाह फैलानी हो, ये सब काम यही बंदा देखता है। और क्यों? ताकि जो मेन कैंडिडेट है उसकी इमेज एकदम साफ सुथरी बनी रहे। यहां ये डायनामिक बहुत अच्छे से समझ आता है। एक तरफ होता है कैंडिडेट जो हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, सबसे प्यार से मिलेगा, और दूसरी तरफ है ये एनफोर्सर जो पर्दे के पीछे से सारा डर्टी वर्क करता है। अगर इसको पहचान लिया ना, तो आप उनके कई छुपे हुए हमलों से पहले ही बच सकते हैं। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो कमरे में उस हाथी की तरह है जिसे सब देखते हैं पर कोई उसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिटिक्स की, या सीधे सीधे कहें तो चुनाव में पैसे के खेल की। तो यहां सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल खड़ा होता है। चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले का वो क्रिटिकल टाइम, जब सामने वाला कैंडिडेट वोट के लिए पैसा या तोहफे बांट रहा हो, तब क्या किया जाए? देखिए, इसका जवाब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप भी उतना ही पैसा खर्च करने लगे। नहीं, स्ट्रैटेजिक जवाब यह है कि वोटर्स के सामने एक चॉइस रखी जाए। एक तरफ एक रात का छोटा मोटा लालच है और दूसरी तरफ अगले 5 साल तक अच्छे स्कूल, अस्पताल और बाकी सुविधाओं का वादा। ये कंट्रास्ट साफ साफ दिखाना पड़ता है। फैसला फिर उन्हीं पर छोड़ना होता है। तो ठीक है, हमने कॉम्पिटिटर को समझ लिया, उसके पैसे के खेल को भी काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बना ली। अब क्या? अब बारी है खुद को अलग दिखाने की, अपनी एक यूनिक जगह बनाने की, और यही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। और ये पार्ट ना सबसे मजेदार है।
यहां आप अपने विरोधी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को उसकी सबसे बड़ी वीकनेस में बदल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए वो अपने अनुभव की बहुत बात करता है, तो आप उसे ऐसे फ्रेम कर सकते हैं कि ये दशकों की नाकामी का अनुभव है। अगर वो जाति पर निर्भर है, तो आप पानी या मजदूरी जैसे मुद्दों पर सभी जातियों का एक गठबंधन बना सकते हैं। यही है स्मार्ट पॉलिटिक्स। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पर्सनल अटैक से पूरी तरह बचना है, पूरी तरह से। जब फोकस सिर्फ मुद्दों पर रहता है ना, तो एक ऐसी क्रेडिबिलिटी, एक ऐसी साख बनती है कि एक समय के बाद विरोधी के सपोर्टर्स भी उसकी इज्जत करने लगते हैं। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात पर। ये जो सारा एनालिसिस है ना, ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस साइकिल है। ये कभी खत्म नहीं होती। इसको करने का एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं ऊडा लूप। ये 4 शब्दों से बना है: ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड और एक्ट। मतलब पहले देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है, फिर ओरिएंट यानी उस नई सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालो, फिर डिसाइड यानी एक काउंटर मूव का फैसला लो, और फिर एक्ट यानी तेजी से उस पर अमल करो। ये साइकिल आपको हमेशा हमेशा गेम में आगे रखती है। तो ठीक है, जो दुश्मन सामने दिख रहा है उसका नक्शा तो बना लिया, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। उस साइलेंट मेजॉरिटी, उस खामोश बहुमत का क्या, जो असल में चुनाव का फैसला करती है? उन तक कैसे पहुंचा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना सबसे जरूरी है।